Space not time. So, questions? इस तरफ ये लाइन चैट और यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, you can talk now. Hello everyone, welcome to all our viewers. I am Dr. Huzaifa Lokhandwala, consultant surgical oncologist and HIPEC specialist at CHL Hospital Indore. Today I would like to speak on the topic stigma among people regarding cancer surgeries. कैंसर संबंधित सर्जरी से के बारे में लोगों को काफ़ी भ्रम है, काफ़ी सारे मिथ्स है, जिसको मैं आज अपने इस लाइव सेशन के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहूँगा. सबसे पहले तो मैं कैंसर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि कैंसर मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी कंसिडर इसको एक डेथ सेंटेंस की तरह लेते हैं. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए, इसका पूरी तरह से इलाज किया जाए, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी प्लस माइनस इंक्लूडेड अगर हो, तो अगर ये सब चीज़ें ली जाए समय पे, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है. ये लाइलाज नहीं है. इसलिए ये चीज़ के बारे में मैं मेनली ऑपरेशन से संबंधित, कैंसर के ऑपरेशन से संबंधित आपसे चर्चा करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं जो मुंह के कैंसर है उसके रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा कि मुंह के कैंसर से मैं पेशेंट कई बार सोचते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ये अपने आप जो छाला घाव जो हुआ है वो अपने आप ठीक हो जाएगा. बट ऐसा नहीं रहता है. कोई भी ऐसा घाव जो 3 से 4 हफ्ते तक अपने आप भर नहीं रहा है, उसको अपने को कोई भी जिसको इस प्रकार का कोई घाव भर नहीं रहा है, उसको कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उसकी बायोप्सी करनी चाहिए, और बायोप्सी पे अगर कैंसर का डायग्नोसिस है तो उसका इलाज करवाना चाहिए, जिसमें सर्जरी, ऑपरेशन एक मुख्य इलाज है. लोगों के मन में भ्रम है कि मुंह के कैंसर के इलाज से कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाएगा, पेशेंट अच्छा नहीं दिखेगा, खाने पीने में तकलीफ होगी. तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कैंसर सर्जरीज काफ़ी इवॉल्व हो गई है. इवन एडवांस कैंसर सर्जरी में हम प्लास्टिक सर्जन की मदद से एक अच्छा सर्जिकल आउटकम दे सकते हैं, एक अच्छा फंक्शनल आउटकम दे सकते हैं, और पेशेंट कुछ 3 से 4 हफ्तों में ठीक से खाना खा सकता है, अपनी एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकता है. ये तो जो मुंह के कैंसर है उसके रिगार्डिंग. जो वॉइस बॉक्स के कैंसर है, लैरिंजल कैंसर, उसके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग इसके लिए ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते. उन्हें ये लगता है कि वॉइस बॉक्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा तो इसमें मतलब कभी बोल नहीं पाएंगे. बट आजकल नई तकनीक अवेलेबल है, इलेक्ट्रोलैरिंग्स, प्रोवॉक्स प्रोसेसेस अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी, वॉइस बॉक्स रिमूव करने के बाद भी अच्छे से बोल सकता है. वॉइस क्वालिटी डेफिनेटली इतनी अच्छी नहीं रहती है, बट वो अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता है, अपने परिवार में, समाज में सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता है. अगला है कि ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित मैं बोलना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर में भी काफ़ी मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में, समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मतलब कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल ही होता है. तो इससे काफ़ी लोग कतराते भी है कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल होगा, स्पेशली यंग पेशेंट्स
इंडिया में आजकल लेस देन 40 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कैंसर है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स जो रहते हैं उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज अवेलेबल है, जिसमें जो गांठ है उसके आसपास का कुछ नॉर्मल गांठ और उसके आसपास का कुछ नॉर्मल हिस्सा ब्रेस्ट का वो रिमूव करके एक अच्छा ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी से उसको एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं, कॉस्मेटिक आउटकम दे सकते हैं। इवन एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जो काफ़ी लेट डिटेक्ट होते हैं, जो काफ़ी साइज में बड़े रहते हैं, उसमें भी अपन कीमोथेरेपी की सहायता से उसे डाउनग्रेड करके उसकी साइज़ कम करके और उसमें भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और पॉसिबल है पूरी तरह से, और हम वो आगे उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं वो मैं लेना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राजा धवन का, जो पूछ रहे हैं कि हाउ कॉमन इज़ सेप्सिस पोस्ट सर्जरी। तो सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन कोई भी सर्जरी के बाद एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन बोला जाता है, बट आजकल जो सब हम प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के पहले, जैसे एंटीबायोटिक का डोज देना, ऑपरेशन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो हम मास्क और कैप मास्क और मास्क यूज़ करते हैं, उसके तहत और स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो यूज़ करेंगे हम, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद भी हम एंटीबायोटिक्स कुछ समय तक देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सर्जरी हुई है, कितने ड्यूरेशन तक कौन सी एंटीबायोटिक कितना डोज देना है, तो उससे सेप्सिस के रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस्टर राजा धवन का है, व्हाट रिस्क कैंसर पेशेंट्स हैव टू सफ़र सेप्सिस फ्रॉम पोस्ट सर्जरी। कैंसर पेशेंट्स की डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होती है एज़ कंपेयर टू अदर पेशेंट्स जिनका ऑपरेशन होता है, बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि हम प्रॉपर एंटीबायोटिक स्टेराइल टेक्निक यूज़ करके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में और एंटीबायोटिक्स यूज़ करके इसका रेट हम काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टर दीपेश जी का क्वेश्चन है कि सर्जरी के वक्त कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्या। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के दौरान कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बट जैसे कि मैंने बताया कि हम जो स्टेराइल टेक्निक्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और इवन ऑपरेशन के बाद में, वो सब तकनीक यूज़ करके हम इसका इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम कर सकते हैं। मिस्टर अर्चित पूछ रहे हैं कि विल टू मच ब्लड लॉस हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। देखिए, जो कैंसर की सर्जरीज होती है ये ज़्यादातर बड़ी सर्जरीज होती है। दी वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द सर्जरी इज़ इमेंस, तो इसमें ब्लड लॉस होने के डेफिनेटली चांसेस रहते हैं, बट हम प्रॉपर जो लिम्फ नोड डिसेक्शन जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं उसे मेटिकुलसली करके और केयरफुल टेक्निक से हम वो ब्लड लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टर सौरभ गुप्ता पूछना चाहते हैं कि डज सर्जरी डैमेज अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सर्जरी में कोई आसपास के ऑर्गन्स को कुछ माइनर डैमेज हो सकता है, बट ऐसा कोई मेजर डैमेज ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ ट्यूमर्स और कैंसर्स काफ़ी बड़े रहते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ऑर्गन की बजाय हमें एक से ज़्यादा ऑर्गन भी निकालने पड़ सकते हैं, बट मल्टीपल ऑर्गन्स निकालना, जैसे मल्टी विसरल रिसेक्शन सर्जरीज बोलते हैं, ये मतलब कैंसर कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हमको ये स्टेप करनी पड़ सकती है,
बट ये ज़रूरी है तो ये हम करते हैं इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मैं जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहा था उसमें और आगे चलता हूँ। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे मैंने कुछ देर पहले डिस्कस करा, इसी तरह से जो रेक्टल कैंसर्स रहते हैं, स्पेशली लो रेक्टल कैंसर्स जो रहते हैं, जो मतलब स्फिंक्टर्स जो कि मसल्स रहती है विच कंट्रोल डेफिकेशन प्रोसेस, उसके काफ़ी नज़दीक जो रहते हैं, पहले मतलब इस टाइप के कैंसर्स जो स्फिंक्टर्स के काफ़ी नज़दीक रहते थे उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही सर्जिकल ऑप्शन दिया जाता था पेशेंट को कि एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, मतलब कंप्लीट रेक्टम एंड एनस रिमूवल और एक परमानेंट कोलोस्टोमी कर दी जाती थी एब्डोमेन में, जहाँ से मोशन एक बैग में इकट्ठा होता था। बट अब कैंसर सर्जरीज भी इवॉल्व हो गई है, एडवांस हो गई है, तो सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है मिड और लो लाइंग रेक्टल कैंसर्स के लिए। इसमें पहले कीमोथेरेपी देके, ट्यूमर श्रिंक करके, और भी जो दूसरे क्राइटेरियाज हम देखते हैं उसमें कीमोथेरेपी पहले देके, और अगर अच्छा रिस्पांस अगर उसमें मिलता है तो हम उसमें स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन सर्जरी भी कर सकते हैं और पेशेंट को एक परमानेंट कोलोस्टमी बैग से हम एक बचा सकते हैं। एक टेम्पररी आइलियोस्टोमी बैग लगता है बट वो सिर्फ 2 से 3 से 6 महीने के लिए रहता है। कीमोथेरेपी जब ऑपरेशन के बाद भी अगर देनी है, अगर वो दे के उस बैग को अंदर किया जा सकता है। अभी मैं बीच में कुछ और क्वेश्चंस लेना चाहूँगा मिसेस सौम्या खैर का। इज़ देयर एनी चांस ऑफ फेटल इंजुरी ड्यूरिंग सर्जरी? तो बेसिकली हम सर्जरी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं जिसके लिए हम मदद लेते हैं सीटी स्कैन की, एमआरआई की। अगर हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी ब्लड वेसल बॉडी की या कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को अगर वो कैंसर घेरे हुए है तो हम पहले सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं। हम कोई भी ऐसी सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं जिसके आउटकम फेटल्स हो सके, कोई मेजर स्ट्रक्चर या कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन या ब्लड वेसल को डैमेज करके वो सर्जरी करे, ऐसा हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसमें भी कई सारे रास्ते रहते हैं हमारे पास, जैसे हम उसमें पहले कीमोथेरेपी दे या पहले रेडिएशन दे, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा कैंसर है, कहाँ का कैंसर है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा सौम्या जी, कि जैसे समझ लीजिए जो ईसोफेजियल कैंसर्स रहते हैं, फूड पाइप के कैंसर्स जो रहते हैं, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को के नज़दीक से गुजरते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक और स्टमक में, जहाँ वो पेट में एंटर करते हैं एब्डोमेन में, इट पासेस रियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे कि अपने आयोटा, मेजर ब्लड वेसल्स जो बॉडी को सप्लाई करती है, हार्ट के भी काफ़ी नज़दीक से गुजरता है, ट्रकिया जो कि विंड पाइप रहता है उसके नज़दीक से गुजरता है। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ को घेरे हुए है या काफ़ी नज़दीक है, या हम जो सीटी स्कैन देख के एक असेसमेंट लेते हैं कि इसमें अभी करने से हम डैमेज ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू पहले अगर इसमें कीमोथेरेपी रेडिएशन दिया जाए, तो हम उसमें पहले कीमोथेरेपी रेडिएशन साथ में या सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ऐसा नहीं कि सर्जरी मतलब वी थिंक अबाउट इट एंड वी गो फॉर इट, नो, इट्स नॉट द केस। हम उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखते हैं सीटी स्कैन के थ्रू। हम रेडियोलॉजिस्ट से भी ये डिस्कस करते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं, एंड देन वी प्रोसीड फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। बट यस, अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन को डैमेज करने जैसा लग रहा है तो डेफिनेटली वी डिफर सर्जरी इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर धीरज का है, व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर सर्जरी? देखिए, साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर सर्जरी मतलब ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसके ऊपर मैं शॉर्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा, डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ का है।
जैसे मैंने बताया कि अगर मुंह के कैंसर्स है तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर रहते हैं। वो है कि खाने पीने में कुछ दिक्कत जाती है इनिशियली, और थोड़ा डिसफिगरमेंट इनिशियली रहता है, बट विद टाइम जैसे 1 से 2 महीने में ये चेंजेस धीरे धीरे सेटल हो जाता है। पेशेंट की जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है वो बॉडी उसके यूज टू हो जाती है, और हम पेशेंट कम बैक टू नियर नॉर्मल, दो नॉट नॉर्मल टू देयर प्रीवियस टू द सर्जरी जो जैसे रहता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि जो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल होता है MRM, उसमें जैसे कि लिम्फेडिमा जैसे हाथ की सूजन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं 1 से 2 साल बाद, जो कि काफ़ी डिसफिगरिंग और काफ़ी डिस्कम्फर्ट देता है पेशेंट को। बट नाउअडेज जो सर्जरी हम करते हैं एडवांस सर्जरीज, उसमें एक्जिला में आर्मपिट्स में काफ़ी कंजर्वेशन का रोल आ गया है। अगर पहले से ही काफ़ी लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं आर्मपिट्स के, तो हम इनिशियली सर्जरी डिवॉइड करते हैं। वी डिफर सर्जरी, पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, साइज श्रिंक की जाती है, और फिर उसके बाद जाते हैं। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का भी रोल है। इसमें सेंटिनल नोड्स वो रहते हैं जो दोज आर द फर्स्ट स्टेशन जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स वो नोड्स में जाके बैठते हैं। तो वो विद द यूज ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी टेक्निक हम वो नोड्स निकालते हैं, और बहुत म्यूटिलेटिंग या एक्सटेंसिव सर्जरीज आर्मपिट में अवॉइड करते हैं, जिस कारण से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना देखने को मिले। बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी सर्जरीज होती है, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे इनिशियली कुछ डेज तक पेशेंट खाना नहीं खा पाते, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके काफ़ी एक ये वास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट अदिति जी ने पूछा है कि आर देयर एनी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कैंसर सर्जरी। जी, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर सर्जरी के बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब सिंस जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन जो करते हैं, तो आयोटा और इंफीरियर वेना केवा जो बड़ी वेसल्स है बॉडी की, उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसके क्लियरेंस में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं नर्व इंजुरी के कारण। जैसे कि मेल पेशेंट में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, तो दीज आर द लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। बट हैविंग सेड दैट कि काफ़ी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, और वी आर एज अ कैंसर सर्जन मैं बोलना चाहूँगा कि वी आर वेल वर्स्ड विद द एनाटमी कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, और हम एटमोस्ट उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि दैट स्ट्रक्चर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आउटकम्स उसे प्रिजर्व करें। सिमिलरली थायराइड सर्जरीज में भी रिकरेंट लैरिंजल नर्व इंजुरी के चांसेस रहते हैं, बट उसमें भी हम अपनी सर्जिकल टेक्निक्स से उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। डैमेज यूजुअली जो हम कॉटरी यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान उससे हो सकता है, बट वो थर्मल इफ़ेक्ट्स भी प्रिवेंट करने के तरीके हैं जो हम हमारी सर्जरीज में अपनाते हैं, और कोई भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अवॉइड करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। महक जी पूछ रहे कि कैन यू प्लीज़ टेल अस सम अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में मतलब कोई लंप, कोई गांठ ब्रेस्ट में महसूस हो सकती है। कभी कभी गांठ थोड़ी बड़ी हो जाती है तब फील होती है, बट इनिशियल अगर ब्रेस्ट में कोई पेन है विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन, तो उस केस में भी एक आपको कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। निप्पल में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, निप्पल रिट्रैक्ट हो सकता है। बाकी मेन तो सिम्टम गांठ का है। इसके लिए एक मतलब
ब्रेस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए फीमेल्स में. दे शुड डू रेगुलर मंथली palpation of their breast in sitting, in lying down, sitting and standing position, in front of the mirror with arms by the side, raising the arms. और अगर कोई भी एसिमेट्री लग रही है या कोई भी गांठ महसूस हो रही है तो ये साइंस रहते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के, जिन पे ध्यान देना चाहिए और एक कैंसर स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए. हेतवी जी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी अदर ऑप्शन अदर देन सर्जरी. बेसिकली सर्जरी इज द only option, I should say, in cancer treatment which removes the entire cancer in one sitting. मतलब पेशेंट को एक बार एडमिट होना है, सर्जरी करवानी है और कम्प्लीटली ट्यूमर रिमूव करना है. हैविंग सेड दैट कुछ कैंसर्स में सर्जरी अवॉइड हो सकती है, बट उसका डिसीजन अगर कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट ले तो वो बेहतर है. जैसे कि वॉइस बॉक्स के अर्ली कैंसर्स में सिर्फ रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी ली जा सकती है और एक सर्जरी अवॉइड की जा सकती है. बट दैट डिसीजन कि सर्जरी नहीं करना है शुड ऑलवेज बी टेकन बाय कैंसर स्पेशलिस्ट, प्रेफरेबली अ कैंसर सर्जन. सौम्या जी पूछ रहे व्हाट एडवांस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन CHL 114 ऑपरेशन थिएटर. जी, हमारे यहाँ CHL 114 हॉस्पिटल में एडवांस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स अवेलेबल है. हमारे पास सारे एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपनी सर्जरीज करते हैं. हमारे पास जो एनर्जी डिवाइसेस है सब टाइप के, जिसके कारण हम लेटरल जो थर्मल स्प्रेड होता है कॉटरी का और वो सब मिनिमाइज कर सके. हमारे पास यहाँ पे फ्रोज़न सेक्शन की टेक्निक भी अवेलेबल है. फ्रोज़न सेक्शन बेसिकली हम ट्यूमर जो निकालते हैं उसमें करते हैं कि जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कोई सर्जरी कर रहे हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जैसे हम कर रहे हैं, तो उसमें हम गांठ जो कैंसर की है वो विद नॉर्मल टिश्यूज ऑल अराउंड इट वो हम लोग निकालते हैं और उसको हम फ्रोज़न सेक्शन के लिए भेजते हैं, जिसका रिजल्ट हमें हमारे पैथोलॉजिस्ट 30 to 40 मिनट्स में दे देते हैं कि सारी मार्जिन्स क्लियर है, पूरी तरह से ट्यूमर रिमूव हो गया है. तो ये सब हम एडवांस टेक्निक हमारे सेंटर पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम so that we do less mutilating surgery and we do surgeries with good functional outcome and good cosmetic outcome as well. हेतवी जी पूछ रहे हैं कि एज अ फैमिली मेम्बर हाउ कैन आई मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी. देखिए, सर्जरी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन रहता है टू अंडरगो सर्जरी. पेशेंट की तरफ से भी, पेशेंट के फैमिली मेम्बर के तरफ से भी एक बड़ा डिसीजन रहता है. बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसको एक कैंसर ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट की तरह लेना चाहिए. आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपनी फैमिली में और समाज में क्रिएट करना चाहिए. अपने कोई भी, अगर आपके परिवार में कोई कैंसर पेशेंट है जो हु इज़ अबाउट टू अंडरगो सर्जरी, आपके समाज में, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई कैंसर सर्जरी हु इज़ अबाउट टू गो, तो उसे डीमोटिवेट सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई सारे लोग अपनी जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो शेयर करते हैं, जिससे के कारण डीमोटिवेट होता है कि बिना सर्जरी के भी ये हमारे कोई नोन टूथ है वो ठीक हुए हैं, तो इस तरह के देते हैं. बट उन्हें पता नहीं रहता है कि वो किस टाइप का कैंसर था, किस स्टेज में कैंसर था, उसमें सर्जरी की ऑल टुगेदर रिक्वायरमेंट थी भी या नहीं थी. तो वो सब चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं रहती है. बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर किया जाए. पेशेंट को हु इज़ अबाउट टू अंडरगो सर्जरी, उसको मेंटली और फिज़िकली पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए.
पेशेंट को सर्जरी के पहले अगर अपफ्रंट सर्जरी जा रहा है तो ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, तो हम उनको एक अच्छे डाइट, एक अच्छी न्यूट्रिशन और एक प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं, विच पेशेंट कैन अंडरगो बिफोर एंड बिल्ड देमसेल्व्स अप बिफोर अंडरगोइंग सर्जरी। अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के बाद अगर हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो एडिक्वेट टाइम रहता है 6 से 8 हफ्ते का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैंसर है और उसमें पहले कीमोथेरेपी दी गई है या रेडिएशन दिया गया है या दोनों दिया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस टाइम पे हम पेशेंट को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं कि वो एक अच्छी डाइट ले, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, और इस तरह से हम पेशेंट को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट हमको उसके सर्जिकल आउटकम्स अच्छे से अच्छे मिल पाएँ। अमतुल्ला जी पूछ रहे कि हाउ इज़ अ पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ अफेक्टेड पोस्ट सर्जरी, कैन दे रिकवर टू देयर फुल हेल्थ? बेसिकली हेल्थ तो मैं बोलना चाहूँगा कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ का कैंसर है, हेल्थ और वेट डेफिनेटली डाउन होते हैं आफ्टर कैंसर सर्जरीज, बिकॉज दीज आर अग्रेसिव सर्जरीज, बड़ी सर्जरीज रहती है ये, बट पेशेंट धीरे धीरे रिकवर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जितना वेट लॉस पहले हुआ था उतना अब उस वेट तक नहीं पहुंच पाएंगे या उस फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे या जितना काम पहले कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम रहता है, हफ्ते से 10 दिन 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सर्जरी हुई है। बट यस, पेशेंट कैन फुली रिकवर आफ्टर द सर्जरी एंड दे कैन डू देयर और प्रीवियस वर्क जो करते थे पहले, वो सारे काम अभी भी ऑपरेशन के बाद भी वो कर सकते हैं। बट कुछ एक टाइम रहता है जब पेशेंट रिकवर, जो बॉडी मांगती है रिकवरी के लिए आफ्टर सर्जरी, बट डेफिनेटली आफ्टर दैट टाइम हैज़ गॉन पेशेंट कैन हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वरुण जी पूछ रहे हैं हाउ डू सर्जन्स हैंडल पेशेंट्स आफ्टर देयर सर्जरी? तो बेसिकली सर्जरी के बाद में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं व्हाइल पेशेंट इज इन दी हॉस्पिटल। तो हम उनका डाइट कब स्टार्ट करना है वो एक डिफाइन करना रहता है। अगर जो इंटेस्टाइन की, स्टमक की सर्जरीज हुई है उसमें डाइट थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। अगर कोई ओरल कैंसर्स या नेक कैंसर्स, if patient has undergone surgery for that, तो उसके लिए हम नेजल ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर हम पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए बोलते हैं कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उनसे पॉसिबल हो सके वो चले, वार्ड में चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, और इन सब से पेशेंट का आउटकम बेटर होता है और हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज का टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें हम जो पेशेंट को बोल रहे हैं, हम पेशेंट को मेंटली मतलब व्हाट वी आर मोटिवेटिंग देम, अगर पेशेंट ये सब चीज़ें करता है तो डेफिनेटली हम लोगों ने, और इवन लॉट ऑफ ट्रायल्स हैव सीन दैट कि अर्ली उसमें हॉस्पिटल डिस्चार्जेस एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टे रहता है। तनु जी पूछ रहे हैं कि डू पेशेंट्स नीड कीमोथेरेपी इवन आफ्टर द कैंसर सर्जरी? ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है। अगर जैसे कि ओरल कैंसर्स है उसमें ज़्यादातर केसेस में कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रेस्ट कैंसर है तो अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है उसमें सर्जरी हुई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है। बट वो भी डिपेंड करता है फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या रहती है। किसी किसी केस में जैसे एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है या पेट का कुछ एडवांस कैंसर है तो हम उसमें वी ऑल्सो ट्राई, मतलब उसमें ट्राई करते हैं कि पहले कीमोथेरेपी सारी फिनिश हो जाए उसके बाद सर्जरी करें। इन दैट केस फिर उसमें सर्जरी, उसमें कीमोथेरेपी बाद में नहीं देते हैं। तो डिपेंड करता है अलग अलग जगह के कैंसर्स, बट यस मोस्ट ऑफ द
जगह मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स जो जिसकी हम सर्जरी करते हैं, मोस्ट ऑफ देम कीमोथेरेपी लगती है। अदिति जी पूछ रहे हैं कि कैंसर सर्जरी के बाद क्या बालों का झड़ना, वेट लॉस कंटिन्यू रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर सर्जरी के बाद डेफिनेटली बालों का झड़ना का कोई उससे रिलेशन नहीं रहता है। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जिससे बाल झड़ते हैं, बट उसके लिए भी हम पहले से पेशेंट को काउंसल करते हैं और उसके भी हमारे पास जैसे हम कुछ थेरेपीज़ रहती है जिसके थ्रू हम हेयर फॉल को मतलब कम से कम कर सके। और आफ्टर सर्जरी वेट लॉस यस डेफिनेटली होता है, क्योंकि इनिशियली बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में रहती है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर बॉडी का ज़्यादा रहता है बिकॉज बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में। बट ये अगर अपन उसमें प्रॉपर फीड, प्रॉपर डाइट चार्ट बना के उस तरह से उनको डाइट दे तो डेफिनेटली जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो अपन मीट कर सकते हैं, उसे सुपरसीड कर सकते हैं। एंड इन दैट केस इवेंचुअली आगे जाके कुछ टाइम में 3 से 4 हफ्तों में इट कैन वेट लॉस कैन पहले स्टेबलाइज हो जाता है और धीरे धीरे अच्छी डाइट के थ्रू वो बढ़ने भी लग जाता है। राजू जी बोल रहे हैं कि डू लाइफस्टाइल चेंजेस रियली हेल्पफुल इन द रिकवरी ऑफ कोविड पेशेंट्स? बेसिकली कोविड से रिगार्डिंग मतलब इतना तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके लिए कोई आप चेस्ट फिजिशियन को कंसल्ट करें, दे विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। वरुण जी पूछ रहे कि इज देयर एनी इमोशनल ट्रॉमा दैट हैपन्स आफ्टर कैंसर सर्जरी? जी डेफिनेटली इमोशनल ट्रॉमा पेशेंट अंडरगोज आफ्टर कैंसर सर्जरी। मोस्ट कॉमन जो मैं आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ, बोन कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभी ऐसा पॉसिबल रहता है अगर क्राइटेरियाज मीट होते तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी पेशेंट को ऑफर की जा सकती थी, बट इंस्टेड कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल हो जाता है पेशेंट का। तो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल इज़ डेफिनेटली अ बिग इमोशनल ट्रॉमा टू द फीमेल पेशेंट्स। और इसमें बोन कैंसर्स भी ऐसे होते हैं। बोन कैंसर में कई जगह पे उसका एम्पुटेशन कर दिया जाता है, मतलब लिम्ब डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है पैर या हाथ का। बट अब आजकल ऐसा नहीं है। कैंसर सर्जरीज एंड कैंसर पर से का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है आजकल कि हम पहले कीमोथेरेपी देके साइज जो बोन कैंसर की है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और उसमें लिम्ब सैल्वेज सर्जरी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल प्रोसेसेस रहते हैं उसमें, मेगा प्रोसेसेस अवेलेबल रहते हैं जिसके कारण हम लिम्ब प्रिजर्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या उसकी हिस्टोलॉजी है। बट या कीमोथेरेपी देके श्रिंक करके और डेफिनेटली हाथ और पैर कटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े इमोशनल ट्रॉमा रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उनकी एक डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट होती है इससे। और समाज में भी लोगों को काफ़ी ये रहता है, दे फील डाउन, पेशेंट फील डिप्रेस कि मैं बाहर निकलूँगा, लोगों से मिलूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो यस, इट इज़ अ इमोशनल ट्रॉमा, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड प्रोवाइडेड आप कोई कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले और अपनी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन उसको एक सिंक्रोनाइज वे में एक प्रॉपर कैंसर सेंटर पे करवाएं। अमतुल्ला जी पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ हाईपैक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कीमोथेरेपी? जो नॉर्मल कीमोथेरेपी रहती है वो यूजुअली आईवी लाइन मतलब बॉटल्स के थ्रू दी जाती है, अपने वेन्स के थ्रू वो कीमोथेरेपी दी जाती है। ये पूरे बॉडी में एक जनरलाइज इफेक्ट देते हैं, जबकि हाईपैक विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, ये एक लोकलाइज्ड कीमोथेरेपी देने का तरीका है।
बेसिकली एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स और कुछ और कैंसर्स होते हैं जैसे स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, मीजोथीलियोमास, कुछ टाइप के जो कैंसर्स रहते हैं, ये पहले आज से कुछ सालों पहले तक इन्हें इनऑपरेबल बोल के और एक तरह से पेशेंट को मना कर दिया जाता था, डिनाई कर दिया जाता था कि आगे अब इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बट हाईपेक तकनीक आने के कारण इन एडवांस कैंसर का भी प्रॉपर कंप्लीट रिमूवल हो सकता है इन कैंसर्स का, और अगर कंप्लीट रिमूवल पॉसिबल है तो हम हाईपेक थेरेपी देते हैं, जो कि लोकल एब्डोमिनल कैविटी में हम अराउंड 41 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटेड कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि लोकल ट्यूमर सेल्स को, कैंसर सेल्स को किल करते हैं और कैंसर के वापस आने के चांसेस को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। तो हाईपेक आने से इन एडवांस कैंसर्स का अब ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है, प्रोवाइडेड पेशेंट, क्योंकि ये सर्जरी का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा रहता है, दीज आर बिग सर्जरीज, तो हमें ये भी देखना रहता है साथ में कि पेशेंट उस सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं। तो ये सब क्राइटेरिया देख के हम हाईपेक ऑफर करते हैं पेशेंट्स को, जो कैंसर्स मैंने बताया उसके लिए। रोहित जी पूछ रहे कि विल द पेशेंट नीड टू अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए, पहले ऐसा क्राइटेरिया रहता था कि अगर हीमोग्लोबिन अगर 10 है या 10 के आसपास है या 10 से कम हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली देना चाहिए। बट अब रिसेंट स्टडीज़ ने ये बताया है कि दे आर गुड टू अंडरगो, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हीमोग्लोबिन 7 या उससे कम ना हो, क्योंकि कभी कभी कैंसर पेशेंट्स में अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से इट डज मोर ऑफ अ हार्म रेदर देन अ बेनिफिट। की हीमोग्लोबिन बढ़ना एक बेनिफिट ज़रूर मिल जाता है, बट इट ऑल्सो डज हार्म। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन डिलीजेंटली आफ्टर कैंसर सर्जरीज एंड द थ्रेशोल्ड शुड बी हाई फॉर दैट। जैसे कि मैंने बताया कि अब आजकल रिसेंट स्टडीज लेस देन 7.5 या लेस देन 7 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशंस बताती है। बाकी कंटिन्यूइंग इनटू द टॉपिक, मैं गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में भी आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि गायनी कैंसर्स में भी काफ़ी कंजर्वेटिव सर्जरीज का रोल आ गया है। यूट्राइन कैंसर्स, जो गर्भाशय के कैंसर रहते हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में और एक फेवरेबल हिस्टोलॉजी में हो तो उसमें भी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल आ गया है, जिससे हम एक सिलेक्टेड लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं और अग्रेसिव लिम्फ नोड डिसेक्शन की ज़रूरत नहीं है अगर कैंसर वहाँ तक फैला नहीं है। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करके और उसको फ्रोज़न सेक्शन ऑपरेशन के दौरान ही उसको फ्रोज़न सेक्शन भेज के उसका ऑपरेशन के दौरान आपको रिपोर्ट मिल जाता है कि इसमें कैंसर स्प्रेड नहीं है, तो वी कैन स्टॉप देयर। नो नीड टू गो फॉर अग्रेसिव सर्जरी, बिकॉज अननेसेसरी अग्रेसिव सर्जरी करने से भी देर आर लॉट ऑफ हार्म टू द पेशेंट्स इन लॉन्ग रन। लिम्फेडिमा, पैरों की सूजन और ये सब डेवलप हो जाती है, तो वी कैन अवॉइड दैट। बाकी आजकल काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स में ओवेरियन कैंसर भी देखने को मिला है काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रहा है। देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको ओवेरियन कैंसर में वो दे वांट फर्दर फ्यूचर प्रेगनेंसीज, वो डिज़ायर दैट, स्पेशली अगर कोई पेशेंट लेस देन 35 या लेस देन 30 है तो दे वांट ओवेरियन की आगे बच्चे हो, तो उनमें भी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी का ऑप्शंस है, प्रोवाइडेड पेशेंट उन क्राइटेरियाज में फिट होता है। एंड ऑल्सो उसमें काफ़ी अच्छी हिस्टोलॉजी के रहते हैं, तो अननेसेसरीली दोनों ओवरीज रिमूव करके और यूट्रस रिमूव करके
करने का मतलब नहीं रहेगा। अगर फेवरेबल हिस्टोलॉजीज है तो वी कैन जस्ट रिमूव दी अफेक्टेड ओवरीज एंड पेशेंट कैन गो फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज ऑल्सो। एक और तरीका इसमें यह रहता है कि एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन का भी रोल आ गया है IVF सेंटर्स पे, जो कि आजकल काफ़ी कॉमनली होता है। तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ द IVF स्पेशलिस्ट ऑल्सो। एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन oocyte यानी कि अंडों का प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है। एंड पेशेंट्स अगर बहुत यंग पेशेंट्स में ओवरी के कैंसर हो गए हैं तो इवन दे कैन प्लान फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी ऑल्सो। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि they won't be having their kids for in the future, बट आजकल तकनीक से हम ये सब चीज़ें पेशेंट को ऑफ़र करते हैं और काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स ने एडवाइस ली है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कीमोथेरेपीज आफ्टर सर्जरी दे आर एबल टू कंसीव अगेन। तो मैं सब अपने व्यूअर्स से को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मैं एज अ कैंसर सर्जन, कैंसर स्पेशलिस्ट ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो प्लीज़ कैंसर स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करें, स्पेशली कोई ऐसे सेंटर पे जहाँ पे कैंसर सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोफिजिशियन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल आर देयर अंडर वन रूफ। क्योंकि हम ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करके एक सही ट्रीटमेंट पेशेंट का डिसाइड कर सकते हैं और वो ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू मीट कैंसर स्पेशलिस्ट इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विद इट। और सही एज अ कैंसर सर्जन मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैंसर सर्जरीज आर नॉट ऑलवेज म्यूटिलेटिंग, नॉट ऑलवेज विद साइड इफ़ेक्ट। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये भ्रम हटाइए कि सर्जरी अगर कैंसर ट्रीटमेंट में अवॉइड जितना कर सके उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ जब भी एज एंड व्हेन एडवाइज आपके जो भी जिस भी टाइप का कैंसर हुआ है, जब भी कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट ने अगर सर्जरी एडवाइस करी है तो आप अपने मन के भय को हटा के undergo surgery and get completely cured of the cancer. Thank you.